वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे अमिताभ बच्चन की एक बड़ी अंडररेटेड फिल्म की, जिसके बारे में उतनी बातें नहीं होती है जितनी बातें जंजीर या दीवार या शक्ति या त्रिशूल की बात होती है, उतनी इस फिल्म की बात नहीं होती। ये फिल्म थी मजबूर, जो 1974 में रिलीज हुई थी। और इसे डायरेक्ट किया था रवि टंडन ने, जो कि रवीना टंडन के फादर थे। और इसे लिखा था सलीम जावेद ने। हालांकि ये फिल्म जो थी ये इंस्पायर्ड थी 1970 की एक थ्रिलर से। उस फिल्म का नाम था जिगजैग और उसमें जॉर्ज कैनेडी थे। उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एक डाइंग इंश्योरेंस एजेंट है। उस डायग्नोसिस ऐसा हुआ है कि शायद वो मरने वाला है। और चूंकि वो मरने वाला है और तो वो अपने मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ करके जाना चाहता है। तो वो खुद अपने आप को एक मर्डर केस में फ्रेम करवा देता है ताकि रिवॉर्ड का जो मनी है वो इसकी फैमिली को मिल जाए। लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि इसे रॉन्गली डायग्नोस किया गया था। और फिर ये असली कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो मजबूर अगर आपने देखी होगी तो उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। अमिताभ बच्चन ने वो कैरेक्टर प्ले किया था। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनकी एक मदर है, एक अपाहिज बहन है और एक छोटा सा भाई है। और ब्रेन ट्यूमर है और ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएगा, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। तो और एक मर्डर केस है जिसमें एक बिजनेस टाइकून का मर्डर हो चुका है और उसके उसका खूनी जो है वो फरार है, वो किसी को मिल नहीं रहा है। तो जो रवि हैं वो अपने आप को इस केस में फ्रेम करवा देते हैं। फिर लेकिन जब इन्हें सजा हो जाती है, फिर इनकी इनका जब इन्हें सजा हो जाती है तो फिर इनका इलाज होता है, ऑपरेशन होता है और इनका ब्रेन ट्यूमर वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर चूंकि रवि को लगता है कि चलो अब तो मैं बच गया, तो क्यों ना मैं खूनी को पकड़ूं, असली खूनी को, और अपनी जिंदगी जो है वो वापस ट्रैक पे लेकर के आऊं। तो ये कहानी थी मजबूर की। बड़ी सिंपल सी कहानी थी, लेकिन थ्री बड़ी ग्रेपिंग। सलीम जावेद की टाइटर स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो मजबूर से ज्यादा टाइट स्क्रिप्ट मुझे और कोई नहीं दिखती है। क्योंकि हर सीन के बाद कहानी जिस तरीके से फॉरवर्ड होती है वो बड़ा ही दिलचस्प था। और इसमें कोई भी ऐसे कॉमिक ट्रैक्स नहीं थे जो कि फिल्म के का जो मेन प्लॉट है उससे आपको डाइवर्ट करेंगे। जो रोमांटिक ट्रैक भी था इनका प्रवीण बॉबी और अमिताभ बच्चन का, वो बहुत ही स्टार्टिंग में ही था। उसके बाद सेकंड हाफ में पूरी की पूरी प्रवीण बॉबी जो है वो अमिताभ बच्चन के उस मिशन में ही सपोर्ट करते रहती हैं जब वो असली खूनी को खोज रहे हैं। तो फिल्म बड़ी दिलचस्प थी। और मेरे हिसाब से तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्लॉट था इसका। और स्क्रिप्ट काफी टाइट थी। लेकिन बहुत बड़ी हिट ये नहीं बन पाई। फिल्म ने अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया था। और लेकिन जैसा कहते हैं ना कि अमिताभ की जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स में मजबूर शामिल नहीं है। लेकिन है फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग। इसकी बनने की कहानी भी बड़ी मजेदार है। क्योंकि 70s की बात है, सलीम जावेद ने ये फिल्म देखी थी जिगजैग। और इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी पूरी स्क्रिप्टिंग जो है वो की थी। उस समय इन्होंने जंजीर के जरिए अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था। और उससे पहले तो अंदाज और सीता गीता और ये हाथी मेरे साथी, इन सब फिल्मों को उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा था। तो नाम इनका काफी हो चुका था। और जंजीर और यादों की बारात के बाद इनके इनके डिमांड्स भी काफी थे। तो जब इन्होंने मजबूर का स्क्रिप्ट लिखा तो ये गए सबसे पहले रमेश सिप्पी के पास, क्योंकि उन्हीं के जो राइटर्स ब्लॉग जो था इनका, उसके ये पार्टिसिपेंट थे। तो रमेश सिप्पी को इन्होंने दिखाया, स्क्रिप्ट सुनाया अपना। मजबूर के साथ ही एक और स्क्रिप्ट सुनाई। तो मजबूर का जो स्क्रिप्ट था वो रमेश सिप्पी को पसंद आया। लेकिन चूंकि इन्होंने एक और स्टोरी सुना दी और रमेश सिप्पी सीता और गीता के बाद एक बड़े कैनवस की फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें कि मल्टी स्टारर हो और ज्यादा उसमें मतलब बिग बजट की फिल्म बनाना चाहते थे। और मजबूर जो थी वो एक छोटे बजट की फिल्म थी। तो अपना कैनवस एक्सपैंड करना चाहते थे रमेश सिप्पी। तो उन्हें मजबूर पसंद आई, लेकिन उन्हें मजबूर को नहीं खरीदा। इसके अलावा जो दूसरी कहानी सुनाई रमेश सिप्पी ने उसी दिन, वो थी शोले की कहानी। और शोले की कहानी सुन करके रमेश सिप्पी काफी इंप्रेस हुए। और उस कहानी को उन्होंने 1.5 लाख में खरीद लिया, शोले की कहानी को। तो ये कहानी तो इनके पास रह गई, अब किसे खोजा जाए। तो प्रेम जी नाम के एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस समय, जिन्होंने उससे पहले मेरा साया फिल्म बनाई थी सुनील दत्त के साथ, और राजेश खन्ना के साथ दुश्मन बनाई थी। तो रमेश सिप्पी उनके पास गए, वहां गए तो उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। और उन्होंने 2 लाख रुपए में मजबूर का स्क्रिप्ट खरीदा। तो सोचिए, शोले के स्क्रिप्ट जितने में बिकी थी उससे ज्यादा अमाउंट में मजबूर की स्क्रिप्ट बिकी प्रेम जी के पास। और इनफैक्ट ज्यादा ही पैसा दिया उन्होंने। सलीम जावेद ने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी महंगी ये स्क्रिप्ट बिक जाएगी। खैर, प्रेम जी ने स्क्रिप्ट खरीद लिया और रवि टंडन को हायर कर लिया डायरेक्शन के लिए। और प्रवीण बॉबी नई नई थी, उनको कास्ट कर लिया गया। गाने फिल्म के बड़े अच्छे थे।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, और गाने अगर आप देखोगे तो मजबूर के सारे ही गाने अच्छे हैं। चाहे वो जो पहला सॉन्ग है फ़िल्म का, जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। उसके बाद आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, किशोर कुमार की आवाज़ में। फिर जो भाई-बहन का सॉन्ग है कि नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, बड़ा ही कमाल का सॉन्ग है। और एक सॉन्ग है जिसमें प्राण साहब आते हैं, फिर मत कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, वो बहुत ही मज़ेदार था। तो इस फ़िल्म में एक्चुअली प्राण की भी जो एंट्री थी, वो एक्चुअली सलीम जावेद ने चूँकि देखा था कि ज़ंजीर में अमिताभ और प्राण की एक जोड़ी बन गई थी, 2 दोस्त बन गए थे, तो इन्होंने प्राण के कैरेक्टर को उस तरीके से लिखा कि जो अमिताभ बच्चन हैं वो जब नए असली खूनी की तलाश कर रहे हैं, तो इनकी मुलाकात होती है प्राण से, और वो इन्हें असली खूनी तक पहुँचाने में मदद करता है। और प्राण का जो पूरा मैनरिज़्म था इस फ़िल्म में, वो रियल लोग जो थे उनसे इंस्पायर्ड था। अगर आपको याद होगा उस फ़िल्म में प्राण का ये इस तरीके से करते थे जब भी वो किसी को देखते थे तो। आपको याद होगा जब वो सत्यन कप्पू से मिलते हैं तो कहते हैं सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरे आँखों के सामने है। तो ये जो तरीका था, ये जो स्टेप था, इनका जो मैनर था, ये बेसिकली रवि टंडन जो उनके डायरेक्टर थे फ़िल्म के, वो जब भी किसी शॉट को कॉन्सेप्चुअलाइज़ करते थे, जब भी डायरेक्टर एक्टर्स को बताते थे कि इस तरीके से मैं ये शॉट लेने वाला हूँ, तो वो हाथ को ऐसे कर लेते थे। वो कैमरा का आँख समझाने के लिए। तो इसी स्टाइल को प्राण ने फ़िल्म में उतार लिया, और इस तरीके से वो प्राण का जो स्टेप था ये बड़ा पॉपुलर हो गया। अच्छा, फ़िल्म में पहली बार ब्रेन ट्यूमर जैसे डिज़ीज़ के बारे में इंडियन ऑडियंस को पता चला, क्योंकि इससे पहले फ़िल्मों में दरअसल जो भी कैरेक्टर होता था उसे कैंसर हो जाता था। तो या फिर अगर आपने आनंद देखा होगा तो लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन था। तो रवि टंडन को जब सलीम जावेद ने ये स्टोरी सुनाई और बताया कि हीरो को जो है वो ब्रेन ट्यूमर है, तो वो उनको बड़ा दिलचस्प लगा कि ये तो पहली बार मैं बीमारी सुन रहा हूँ। और इस तरीके से ब्रेन ट्यूमर का वो दिया गया, और अमिताभ बच्चन ने जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट का जो परफ़ॉर्मेंस दिया है, वो तो आज भी उसके कितने मीम्स बनते हैं, जो अमिताभ बच्चन का ऐसे करके सर पकड़े हुए चेहरा है। मुझे याद है 19 अर्ली 90s में ये फ़िल्म जब पहली बार टीवी पे दिखाई गई थी, तो सब छोटे-छोटे बच्चे जो थे, जो जब भी कुछ परेशान होते, तो इस तरीके से सर पकड़ते थे वो ब्रेन ट्यूमर वाली एक्टिंग करने के लिए। अमिताभ बच्चन के लिए ज़ंजीर के बाद ये पहली सोलो हिट थी। मतलब ब्लॉकबस्टर तो जैसा मैंने कहा कि ये नहीं थी, लेकिन ये पहली सोलो हिट फ़िल्म थी ज़ंजीर के बाद। और जो परफ़ॉर्मेंस दिया था अमिताभ बच्चन ने, वो काफ़ी शानदार था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन और प्राण के जितने भी सीन्स थे, फ़िल्म के एक्चुअली होता क्या है कि जो इंडिया में जो मापदंड है पॉपुलर फ़िल्म्स का, वो उस वजह से होता है, या तो उस फ़िल्म के बहुत ही गाने बहुत सुपर हिट हो, या फिर उस फ़िल्म के डायलॉग जो हों वो बच्चे-बच्चों के ज़बान पे आ जाए। जो कि ज़ंजीर के साथ था, दीवार के साथ था, शोले के साथ था। अनफॉर्चुनेटली मजबूर के साथ कोई ऐसा मेमोरेबल डायलॉग्स लोगों को याद नहीं है, तो इस वजह से भी शायद मजबूर की बातें बहुत कम होती है, लेकिन मुझे मजबूर के डायलॉग भी पसंद है। अगर आप देखोगे तो जब अमिताभ बच्चन प्राण से पहली बार इनका इंटरेक्शन होता है, तो वो बंदूक उनके हाथ में आता है, और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैंने रिवॉल्वर पहली बार पकड़ी है, लेकिन इतना जानता हूँ कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। और फिर उसका जो एक प्राण का भी डायलॉग है, वो एक्चुअली इनफैक्ट वो डायलॉग यादों की बारात से ही लिफ्ट किया हुआ था। जब अमिताभ बच्चन जाने से पहले बोलते हैं प्राण को कि मैंने सुना है कि चोरों के कुछ असूल होते हैं, और फिर प्राण कहते हैं कि तुमने ठीक सुना है, चोरों के ही तो उसूल होते हैं। तो इस तरह की बड़ी मजेदार डायलॉग्स थे। अनफॉर्चुनेटली ये है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर डायलॉग्स नहीं बने जैसे कि दीवार वगैरह के डायलॉग्स थे, लेकिन फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको फिल्म बड़ी पसंद आएगी। और फिल्म का इनफैक्ट मजबूर की एक और खास बात है कि मजबूर के सेट पे ही डॉन मूवी की भी शूटिंग हुई थी। इनफैक्ट अगर आप को याद होगा, जो इनका जो हॉस्पिटल से भागने वाला सीन है अमिताभ बच्चन का, जब उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाता है, और जब इन्हें लगता है कि अरे मैं तो ठीक हूँ और मैं फालतू का किसी के खून की सजा मैं अपने आप पे क्यों झेल रहा हूँ, तो वो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। तो वो हॉस्पिटल से जो भागने वाला सीन है जिस जगह पे हुआ था, वहीं पे डॉन का भी वो सीन शूट किया गया, जहाँ पे डॉन को रोमा भगा करके ले जाती हैं हॉस्पिटल से। तो सेम जगह पे ही शूट हुआ था, और दोनों सीन इनफैक्ट देखने में भी सिमिलर ही लगता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज खास बात है कि इस फिल्म में जो क्लाइमैक्स में अगर आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन जो प्राण मर रहे हैं और उनके लिए डॉक्टर लेने के लिए अमिताभ बच्चन गए हैं, और बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाया है अमिताभ बच्चन ने। तो उस सीन में क्या होता है कि वो खंडाला का वो रूट था, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें उस सीन में आपको बर्फ के पहाड़ दिखेंगे। तो दरअसल वो
शूटिंग रिसोर्सेज कम थे, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे ना फॉरेन के किसी मूवी के सीन्स को वहां पे चिपकाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आए कि खंडाला के आसपास ये बर्फ की पहाड़ियां क्यों क्यों आ रही हैं। तो वो किसी दूसरे हॉलीवुड फिल्म के सीन्स को वहां पे ऐड किया हुआ है। और वो जो कार ड्राइविंग का जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग था उस समय के हिसाब से। लोगों को लग रहा था यार अमिताभ बच्चन इतनी फास्ट कैसे गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि वो पूरी की पूरी जो है वो एडिटिंग का कमाल था। तो देखिए वो छोटे बजट की फिल्म थी, फिल्म ने अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया था और हिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन फिल्म बड़ी मजेदार है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सलीम जावेद की ये वन ऑफ द बहुत ही टाइटेस्ट स्क्रिप्ट में से एक है। दीवार के बाद अगर कहो तो मेरे हिसाब से लगता है कि मजबूर का जो स्क्रिप्ट था वो बहुत ही फाइनली रिटन था। हालांकि इंस्पायर्ड थी सलीम जावेद के साथ, ये है कि बहुत सारी जो उनकी कहानियां हैं वो हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड है, चाहे वो शोले हो या और भी बहुत सारी फिल्में। लेकिन फिल्म की स्क्रिप्टिंग देख करके सलीम जावेद ने जिस तरीके से इसकी कहानी लिखी थी, उसे देख करके जो प्रोड्यूसर थे प्रेम जी, उन्होंने स्क्रीन में ऐड ऐड दे दिया तुरंत की अगली फिल्म जो मेरी होगी वो सलीम जावेद के साथ ही होगी। हालांकि नाम नहीं उस वक्त डिस्क्लोज किया था। फिल्म बनी भी, और वो जो फिल्म थी वो थी ईमान धर्म। बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था क्योंकि प्रेम जी और सलीम जावेद एक बार फिर से उस फिल्म में आने वाले थे। लेकिन वो जो ईमान धर्म फिल्म थी वो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था ईमान धर्म पे, उसे देश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, शशि कपूर थे, संजीव कुमार थे, रेखा थी, हेलेन थी, और बहुत बड़ा कास्ट था, उत्पल दत्त भी थे। और उस फिल्म का बज ऐसा था क्योंकि वो शोले के बाद वो फिल्म आई थी, करीब 1.5 साल के बाद। शोले के 1.5 साल के तक सलीम जावेद ने कोई काम नहीं किया था। और फिर जब ईमान धर्म आई थी तो बहुत ज्यादा बज़ था कि सलीम जावेद एक बार फिर से आ रहे हैं। लेकिन फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई। और जब वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी तो सलीम जावेद ने इनफैक्ट ऐड भी दिया था, ये बोल करके कि नहीं सर ये ईमान धर्म जो है वो हिट होगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म फ्लॉप ही रही। और इनके करियर का वो बहुत ही बड़ा ब्लैक स्पॉट है सलीम जावेद का। तो अगर आपको ईमान धर्म के बारे में ज्यादा जानना है तो प्लीज मेरे ही चैनल पे जाइएगा, उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा ईमान धर्म का। ईमान धर्म फ्लॉप हो गई लेकिन मजबूर हिट थी। अगर आपने मजबूर नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि उसे आप जरूर देखिए।